पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। जितने लोग कर सके प्लीज उत्तर दें, करके हल करें इस प्रश्न को और एक-एक को आगे लेकर बढ़ते रहें। पहला प्रश्न मैं रीडिंग कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। खूब गंभीरता से मन लगाकर सभी प्रश्नों पर आप काम करिए। एक लड़के से एक लड़का 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, सबको क्या करता है? जोड़ता है। जोड़ने के बाद लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है। उनमें से कोई एक नंबर होता है जिसको जोड़ना भूल जाता है, जिसके कारण योग 190 हो जाता है। जो जोड़ है 190 हो जाता है। वह संख्या कौन सी थी जिसे लड़का जोड़ना भूल गया था? तो सबसे पहले हमें मानकर चलते हैं कि सारी संख्याएं अवेलेबल हैं। सारी संख्याएं अगर अवेलेबल हैं और 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये आपने पढ़ा होगा सूत्र। उस कड़ी में अगर हम बात करते हैं कि हमारे सामने कुल 20 संख्याएं थी, इसमें जो जोड़ना भूल गया उसको भी मैं लेके चल रहा हूं, तो जोड़ होना चाहिए था 20 गुणे 21 बटा 2, अर्थात जोड़ हो जाना चाहिए था 210। बट अगर देख रहे हैं कि यह जोड़ 190 हो गया, क्योंकि वह संख्या भूल गया एक लड़का, जिसके वजह से यहां पर 190 हो गया, अर्थात 210 से 190 हो गया। तो आप देख रहे हैं कमी किसकी रह गई? 20 की, अर्थात वह संख्या 20 थी जिसे वह लड़का जोड़ना भूल गया था। तो 20 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि आपको कहां पे दिख रहा है? डी ऑप्शन में दिख रहा है। मतलब उस लड़के ने 20वीं संख्या ही छोड़ दिया था। उसे 1 से लेकर 20 तक तो जोड़ना था, वह 20वीं संख्या ही भूल गया था। हमने देखा कि 20 तक का जोड़ तो 210 आना चाहिए था, बट इसके कलेक्शन में जोड़ 120 है, 190 है। तो मैं जान गया कि यार 20 को ही छोड़ दिया था, अंतिम संख्या को ही छोड़ दिया था। 20 आप में से आदित्य के, सूरज के, प्रेम शंकर के, रितेश के, लुकमान अली, विबित संग्रह, सभी के, सुनील राणा, सभी के उत्तर हैं और पहला प्रश्न आपने आज के सेशन का डन किया, कंप्लीट किया। आदेश करिए सभी लोग आगे बढ़ा जाए, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं। ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है 108 108 के साथ है। मैंने यहाँ पर प्रश्न की बात करी है दूसरे की। कहा गया है 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। मतलब हमारे सामने एक संख्या है जिसका नाम है, जिसकी वैल्यू है 108। हमसे पूछा इसके कितने गुणनखंड, यस, कितने गुणनखंड क्या है? 100 अभाज्य में है। तो आपको संख्या बतानी है कि कितने गुणनखंड अभाज्य हैं। तो मैंने कोशिश करी कि 108 का गुणनखंड ही क्यों ना कर दूं। करने गया तो 2 से 54 बार, 2 से 27 बार कंफर्म हो गया, 3 से 9 बार कंफर्म हो गया, 3 से 3 बार और 3 से, कहने का सेंस देखो ये है। अब कितने गुणनखंड अभाज्य हैं, तो मतलब अगर देखा जाए तो 2 और 3 का उपयोग यहां पर हो रहा है इसके पूरे गुणनखंडों में। ये गुणनखंड बेसिकली नहीं है, अगर आप दिमाग में रखो तो इसको गुणनखंड नहीं कहेंगे। गुणनखंड इसको कहते हैं, जैसे हम यहाँ पर केवल अभाज्य गुणनखंडों की बात इस तरह से नहीं सोचकर चलेंगे। हम ऐसे कहेंगे सबसे पहला गुणनखंड 1 है, अंतिम असंख्या स्वयं है। दूसरा 2 है, फिर ये 54 होगा। फिर 3 होगा तो 36 होगा। ठीक है? फिर 4 होगा, 4 से कट रहा है तो कितना होगा? 4 दूना 8, 4 सते 28 होगा। फिर इसी तरह से आपको आगे बढ़ना होगा लेकर के। तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंडों की बात किया जाए तो 2 और 3 है। बाकी तो सब भाज्य हैं। आप ऐसे मत जोड़ो कि 6 और 5 आप बताइए। हम कहेंगे 2 अभाज्य हैं। कौन-कौन है? केवल 2 और 3 हैं। यहाँ पर कितने गुणनखंडों में हम लोग इसकी बात करेंगे कि जो केवल अभाज्य हैं वो 2 और 3 हैं। मतलब यहाँ पर संख्या इस तरह से नहीं काउंट करी जाएगी, 6 बताना है आपको, नहीं। कौन-कौन से अभाज्य हैं? 2 और 3 हैं। तो हम 2 अभाज्य की बात कर रहे हैं जो कि सिंगल रूप से 2 और 3 हैं। यस, बात समझ रहे हैं? आप लोग क्लियर कर चुके हैं? 2 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। कर दिए सभी लोग, जोड़ के मत चलिएगा, बिल्कुल। 2 अभाज्य की बात की जा रही है, मतलब बेसिकली आप बाकी सभी नंबर्स को देखिए, 9 भी मिलेगा अभी, 12 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा। तो इस तरह से बाकी जितने नंबर है सब देखिए सब भाज्य है। केवल 2 और 3 ऐसी संख्या है जो कि क्या है? अभाज्य है, बाकी सब भाज्य है। टोटल प्राइम फैक्टर उस तरह से नहीं फाइंड करना है, आप समझिए। कितने गुणनखंड अभाज्य हैं, ये बेसिकली बात किया जा रहा है, जो कि 2 ही गुणनखंड है, जो 2 क्या है? अभाज्य है। ये प्रश्न का सेंस आप समझ करके अब दूसरे तीसरे प्रश्न पर आज के सेशन में आइए। प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिए और पढ़िए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक भाई? 25 तक। फिर इसके बाद देखिए उतरना शुरू हुआ। 24 प्लस 2 प्लस 23 प्लस बढ़ते बढ़ते पहुंच गए 2 प्लस 1 पर। अब यहां पर एक श्रृंखला है, एक सीरीज है। आप लोग पहनना ओढ़ना देख करके छोड़ करके केवल प्रश्न हल करिए।
क्या पहने हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सब दिमाग से छोड़िए, पहले पूछो कर क्या रहे हैं। जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। तो मेरे पास देखिए अगर सोचा जाए तो 2 प्रकार की श्रृंखलाएँ हैं, 1 से लेकर 25 तक और 1 से लेकर 24 तक। आप ध्यान से देख रहे हैं, दोनों ग्रुप जो है प्राकृतिक संख्याओं का है। ये भी प्राकृतिक संख्याएँ हैं जो n तक गई हैं, ये भी प्राकृतिक संख्याएँ जो n तक गई हैं। इसके जोड़ की बात किया जाए, अभी हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की बात की थी, n into n plus 1 डिवाइड बाय 2। इसका हो जाएगा 25 गुणे 26 बटा 2। अगर इसकी बात किया जाए तो 24 गुणे 25 बटा 2। ठीक है, यहाँ पर 25 तक गया है तो यहाँ तक 24 ही तक गया है। वहां से अगर देख रहे हैं तो 25 बटा 2 दोनों में कॉमन है, निकाल दीजिए। तो 26 प्लस 24 बचेगा। आपको कंफर्म है क्या होगा? 25 बटा 2 बाहर कर दीजिए, 26 24 50 होता है, 2 से इसको डिवाइड करिए, 25 का वर्ग क्या होगा? 625। इस श्रृंखला का हल जो है, इस श्रृंखला का योग कितना हो गया? 625 है। कितने लोग बता रहे हैं? राजकुमार, शैलेंद्र, उपेंद्र, सोनू, सभी ने 625 बताया। किसी को डाउट है तो बताएं। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? श्रृंखला आपको 2 पार्ट्स में बढ़ती दिख रही है। दोनों पार्ट को ध्यान से अवलोकन करिए और सही से रिस्पॉन्स करते जाइए। 625 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। तीसरा प्रश्न आपका कवर हो चुका है। अब आइए चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न ध्यान से देखते हैं, हम लोग करते हैं। क्या कहा है? प्रश्न को पढ़ने की कोशिश करिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 है। जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं तो वस्तु का प्रिंटेड प्राइस बताया जाता है, कहा जाता है देखो ये इतने में है। ठीक है, लगातार 15% और x% की छूट के बाद इसका दाम 566.10 हो जाता है। मतलब जो 740 रुपए का सामान है वो बेसिकली आपको 566.10 में मिलता है। दो छूट दी गई, एक तो 15% की, दूसरी x% की। मतलब इस प्रकार से दो छूट देने के बाद यह दाम बनकर आया है। अब आपसे पूछा गया कि जो पहली छूट तो चलो हम बता दिए हैं 15% है, बट भैया दूसरी छूट का प्रतिशत क्या होगा? ये आप ही कैलकुलेट करके बता दो। जितने लोग देख पा रहे हैं आप सभी लोग करने की कोशिश करिए और बताइए प्लीज। तो सबसे पहली बात मैं जो कर रहा हूं समझिए, 740 था, अगर मैं 15% कम कर देता हूं, 15% बेसिकली 0.15 से मल्टीप्लाई कर देने की बात है। और अगर आप कर देंगे या डायरेक्टली हम इसको जो है 85/100 कर देते तो भी आंसर वैल्यू हमारे पास बन जाता। और अगर हम करते हैं इसमें 0.85 से, बेसिकली 15% का सेंस होता है कि 15% की छूट कर देना, 0.85 से मल्टीप्लाई कर देना, 566.10 हो जाएगा। जैसे ही 15% की छूट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? सॉरी 566 नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ही 15% की छूट करेंगे तो 15% की छूट के बाद यह वैल्यू 629 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 629। मतलब आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, 740 गुणे 85/100 हो जाएगा। एक शून्य ऐसे खत्म, 5 दूना 10 होता है, 5 17 बार, 2 से कर दिए, 2 तिया 6, 37 गुणे इतना कर दे तो आपका यह घट करके 600 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 629 में अब हम x% की छूट दें और x% की छूट देने के बाद यह 566.10 पे 10 में मिल रही है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो आपको मिलेगा 62.9 का। अब 62.9 पॉइंट इस पर अप्लाई किया जाएगा तो मैं लिखूंगा 62.9 इंटू 100 डिवाइड बाई 629। दशमलव हटा दे, शून्य बढ़ा दे, एक शून्य खत्म, एक से खत्म, 10% की छूट नेक्स्ट एप्लीकेबल छूट होगी। 15% की पहली थी, अगर अगली हम 10% रखेंगे तब जाकर के इसका मूल्य 566.10 हो पाएगा। राइट सोल्यूशन यहाँ पर क्या है? 10% है। कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया है? लगभग लगभग जो एक्टिव है सबने किया है। 740 पहले था, 15% की छूट लगा दे। 15 मतलब ऐसे भी कर सकते, 10 मतलब 74 और 37, 74 37 जोड़ देते तो घट करके 629 हो जाता। 629 से या 566.10 है, 62.9 देखते ही समझ गया कि 10% है। यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। अगर 629 में हम 62.9% की छूट, तो सीधा सीधा उसी का 10% तो बन ही रहा, दशमलव लगा दीजिए, 10% हो गया। वर्बल है, कोई दिक्कत ही नहीं थी। चौथा प्रश्न आपने कंप्लीट किया। आइए पांचवे का उत्तर कितने लोग दे रहे हैं? थोड़ा तेजी के साथ उत्तर दीजिए। जितने लोग दे सकते हैं थोड़ा तेजी के साथ रिस्पॉन्स करते हुए पांचवे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे सामने लिखा है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c बराबर 1। तो इसने पूछा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बता दो। अर्थात देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कमेंट बॉक्स में थोड़ी तेजी आनी चाहिए। कितने लोग का उत्तर आ रहा है? डी ऑप्शन,
3abc राइट सोल्यूशन आप बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं सुनिए सभी लोग। इंडिसेस का रूल होता है कि बेसिस जब सेम होते हैं तो पावर जोड़ दिए जाते हैं, अर्थात x की पावर a प्लस बी प्लस सी कर दिया जाए। और यहां पर अगर आप चाहें सेम बेस करने के लिए इसको x की पावर 0 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अब अगर देखो यहां पर बेस, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, आधार सेम हो तो घातों को बराबर कर सकते हैं, मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। अब आपने बहुत बार पढ़ा इस बात को, तीन पद अगर जुड़कर 0 होते हैं तो उनके क्यूबिक का सम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्राइस एबीसी हो जाता है, अर्थात थ्राइस एबीसी। डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल हो जाएगा, जो कि आपको कहां पर दिया है? डी ऑप्शन में दिया है। और ये तेजी के साथ रिस्पांस दिखा था, कुछ लोग हंस भी रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन उत्तर बता रहे थे, अच्छा लग रहा था आपका रिस्पांस। x पावर a, x की पावर b, x की पावर c बराबर 1 था। x की पावर a प्लस b प्लस c बराबर x की पावर 0 हो गया। a प्लस b प्लस c अगर 0 है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आपका 3abc हो जाएगा। इस तरह की समझदारी दिखाते हुए आप आइए प्रश्न संख्या 6 में। आइए, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, बोर्ड पर अवेलेबल है। अलजेब्रिक क्वेश्चन ये भी है। हमारे पास कहा कि अल्फा और बीटा एक द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। अल्फा और बीटा भैया इसके क्या है? मूल हैं। आपसे पूछा क्या है? अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। आइए, कितने लोग इसको कर सकते हैं प्लीज बताने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाता हूं। आप सबसे पहले यहां पर अल्फा प्लस बीटा फाइन कर लो। आपने पढ़ा है, अगर कभी द्विघात समीकरण दिया होता है, कितने लोग का उत्तर आ रहा है? थोड़ा सा एक्टिव होइए। तो द्विघात समीकरण का जो योग होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं एक जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो माइनस बी बाई ए मतलब -1/1, तो ये आपका +1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बताएं, जो लोग कर पा रहे हैं? सी बाई ए मतलब 3 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया और अल्फा इंटू बीटा 3 हो गया। अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो मैं अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग अगर कर देता हूं तो हो जाएगा 1 का वर्ग, मतलब ये अल्फा वर्ग प्लस बीटा वर्ग प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा बराबर 1 हो गया। तो अल्फा वर्ग प्लस बीटा वर्ग प्लस 2 अल्फा बीटा मतलब 6 उधर जाके घट कर क्या होगा? -5। इसका फिर से एक्सपेंशन करिए तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस ट्वाइस अल्फा वर्ग बीटा वर्ग बराबर हो गया 25। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 बराबर प्लस देखिए 2 अल्फा वर्ग बीटा वर्ग, तो अल्फा वर्ग बीटा वर्ग 9 हो जाएगा। अल्फा वर्ग बीटा वर्ग क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 दूना 18 हो गया बराबर 25। तो 25 से 18 घट करके 7 आ जाएगा। 7 बताने वाले सही बता रहे सब लोग। जितने लोगों ने 7 बताया, थोड़ा सा रिस्पॉन्स स्लो आया है, लेकिन 7 आपने बाद में उत्तर बताया और आप सभी लोगों ने उत्तर कह दिया है 7। तो अब मैं मान रहा हूं थोड़ा सा स्पीड बनाइए, करने की सभी लोग कोशिश करिए, हर प्रश्न को देख कर उस पर रिएक्टिव होने की कोशिश करिए। आप रिस्पॉन्स बेहतर करोगे तो आप समझो कि हर सेशन को, हर वैल्यू को, हर क्वेश्चन को आप बेहतरीन फील करोगे। रिस्पॉन्सिव रहिए हर प्रश्न को लेकर के। जैसे इस प्रश्न की बात किया जाए, तुरंत कॉपी में नोट करिए और इस पर वैल्यू तुरंत करना शुरू करिए। क्या हो रहा है प्रश्न आप पढ़ के देखिए, कितना हो रहा है इसकी वैल्यू समझा जाए। लिखा है 27 ए क्यूब माइनस 2√2 बी क्यूब का मान निम्नलिखित ऑप्शन में क्या है? कौन बता रहा है? प्लीज बताएं। यस, 0.525 का नुकसान करना है, अरे वाह। तो ठीक है, फिलहाल यहां तो करिए। ये हो जाएगा 3a का होल क्यूब माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? √2 b का होल क्यूब, क्योंकि √2 का जो होल क्यूब होता है 2√2 हो जाता है। √2 इंटू √2 इंटू √2 2√2 हो जाता है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, क्या होता है कोई बताए हमें? ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी होता है, यही होता है ना। अब इसको कहीं आगे पीछे लिखे हो तो बात दूसरी है। तो सबसे पहले ए माइनस बी अर्थात 3a माइनस रूट 2b पहले ब्रैकेट में होना चाहिए, 3a माइनस रूट 2b सब में है। दूसरे ब्रैकेट में वर्ग करिए 3a का 9a वर्ग हो गया, प्लस इसका वर्ग करिए तो 2b वर्ग हो जाएगा, 2b वर्ग हो जाएगा प्लस ab मतलब 3√2 ab हो गया। कहीं पर है 3a माइनस रूट 2b 9a वर्ग 2b वर्ग 3√2ab। तो हमारे हिसाब से सी ऑप्शन हम इसको उत्तर में ले रहे हैं। सी ऑप्शन आपको सपोर्ट कर रहा है। कितने लोग बता रहे हैं? कोई ए तो, ए क्यों बता रहा है भाई? सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन को राइट सोल्यूशन बनाइए।
3a माइनस रूट टू 9a वर्ग प्लस 2b वर्ग प्लस 3 रूट टू ab इज द राइट सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज सभी लोग नोट कर लें। सातवां प्रश्न आपका डन हो चुका है। सातवां प्रश्न, यस, सी ऑप्शन अभी लग रहा है रिस्पॉन्स देख करके। प्रश्न कोई अच्छा दिखे जब आपको, तो आप तुरंत उस पर एक्टिव होकर के काम करना शुरू कर दीजिए। ये प्रश्न बार बार अगर आता है तो इस पर पूछे जाने की संभावना बनती है। एक पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। पहिया जैसे जिस साइकिल, मोटरसाइकिल, कार का उपयोग आप करते हैं, उसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। 11 किलोमीटर की जर्नी करनी है, यात्रा करनी है 11 किलोमीटर की, तो वह कितने चक्कर घूमेगा? पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिए की परिधि होती है। तो अगर आपको चक्करों की संख्या निकालनी है, तो कुल दूरी बटा पहिए की परिधि कर दीजिए। तो कुल दूरी भैया कितना है? 11 किलोमीटर है। पहिया किस में दिया है? सेंटीमीटर में, तो आप भी इसको सेंटीमीटर में ही लिख दीजिए। 11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? एक के बाद 100 कर 1000 करिए तो मीटर, 2 शून्य और बढ़ाइए, मतलब 3 2 5 शून्य बढ़ाएंगे, डिवाइड बाई परिधि। परिधि क्या होगा? 2 पाई आर, मतलब 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे 25। तो भैया 7 तो ऊपर चला जाएगा, 2 गुणे 22 गुणे 25 कर दीजिए नीचे। अब आप इसको कैलकुलेट कर डालिए, कितने लोग कर दिए हैं। देखिए, सबसे पहले 11 दूना 22, 11 खत्म करके एक के बाद 3 जीरो, फिर 2 जीरो और, ठीक है। 25 चौके 100, 100 मतलब ये 2 शून्य खत्म, इसको इससे गुणा कर दीजिए 7000। कितने चक्कर लगाया? 7000 चक्कर लगाया, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 7000 है। प्लीज सभी लोग अच्छे से करते जाइए और सभी प्रश्न पर अपना रिस्पॉन्स और प्रतिक्रिया जरूर देते जाइए। आइए 9वां नंबर देखा जाए। 9वां नंबर आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, 9 मीटर 202 सेंटीमीटर चौड़ा कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो कमरे की जो फर्श आप बना रहे हैं, उस फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में दिया है, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में लेके चलिए। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1517 हो जाएगा, गुणे उधर देखिए 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 902 हो जाएगा, डिवाइड बाई वर्गाकार टाइल्स 41 गुणे 41 हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 41 मेरे ख्याल से 37 बार जाएगा, और इसमें भी भाग देकर देखिए तो 41 यहां पर कितना जाएगा? 22 बार जाएगा, गुणा कर दीजिए, 814 टाइल्स लगेंगी। कितना लगेगा? 814। तो डी ऑप्शन 9वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 814 टाइल्स लगेंगी और इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 814 हो जाएगा। करेक्ट हल आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। कौन से प्रश्न का? 9वें प्रश्न का। हम इस पर समय ना देते हुए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का सभी लोग हल करके बताओ। कमेंट लेना चाहता हूं आपके, जो बता सकते हैं उनके, और आप सभी से बस इतना कहूंगा कि वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक रीच तक पहुंचाइए, एक रिस्पांस दीजिए, जिससे कि हम बेहतरीन कर सके, बेहतर कर सके और लगातार आपके साथ जुड़े रहें। बाकी हमारा काम है, जो हमें करना है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना कर रहे हैं। ठीक, आइए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। किसी वृत्त का क्षेत्रफल यक्स है, देखो पढ़िए, किसी वृत्त का यक्स क्षेत्रफल है, वृत्त है बेसिकली, और वृत्त की त्रिज्या जो भी है, इसने कहा भाई एरिया जो है वो यक्स है, परिधि y है, c बराबर y है, और उसका जो व्यास है d बराबर o आपका क्या है? z है। इसने पूछा है x अपान वाई जेड का मान बता दो। ठीक, तो एरिया क्या होता है? कौन कौन बता रहा है? पाई आर वर्ग होता है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। और ये क्या होता है? 2 आर होता है। आप सबको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जैसी आवश्यकता है। x ऊपर है, x मतलब पाई आर वर्ग, नीचे गए 2 पाई आर गुणे 2r। चलिए, जो जो कट रहा, आर दोनों खत्म हो जाएगा, पाई खत्म हो जाएगा, 1/4 आएगा। इस 1/4 को अपना आप हल बना लीजिए। 10वें एक अच्छे प्रश्न का रिस्पांस आप सभी ने बी आप 10वां प्रश्न आपका डन हो चुका है। आराम से आपने सभी इस प्रश्न का अच्छे से रिस्पांस दिया है। यस, आगे मैं बढ़ता हूं और देखिए जो आप चाहते हैं वह एक प्रश्न आपके सामने है, मतलब टेबल सॉरी ग्राफ है। हम अच्छे से इसको समझाते हैं, मन लगा के सुनिए, समझिए और उत्तर दीजिए। दिए गए आयत चित्र में 40 छात्रों द्वारा अधिकतम 30 अंकों वाली एक परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है, मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करिए।
सीरीज जो दिया है 2, 8, 7 ये सब अंक है, मतलब इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 8 है, इसके ऊपर 7 है, 8 है, ऐसे करके है। और ये अंक है 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, 25 से 30 है। 30 अंकों के इस चित्र को दर्शाया गया है। छात्रों की संख्या आपको ऊपर दी गई है। पहले प्रश्न से शुरू करिए और सभी लोग रिस्पॉन्स देने की प्लीज सभी लोग कोशिश करिए। कहा गया जिन छात्रों ने 10 या अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या बता दो। तो 0 से 5 भैया ए है, 5 से 10 ए है, ए 15 है, ए 20 है, 25 है, 30 है। चलिए हमने कहा 0 से 5, 5 से 10, हमने कहा 10 या अधिक। तो सबसे पहले 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 5 है। 8 7 15 5 20 10 30। जिन बच्चों ने 10 या अधिक, तो 10 या अधिक मतलब यहां से शुरू करूंगा, इसके आगे तक जितने भी छात्र हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो आपने देखा कि 10 या अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 30 है, जो कि सी ऑप्शन में दी गई है। 11वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन 30 आप सभी लोग नोट कर सकते हैं करेक्ट हल के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका 12वां देखा जाए। ध्यान से देखते जाइएगा, खूब मन लगा के समझिएगा, आप स्पष्ट हो जाएगा। कितने प्रतिशत छात्रों ने 20 अंक से कम प्राप्त किए हैं? कितने प्रतिशत छात्रों ने? ठीक है, आप बताइए, ध्यान से देखिएगा इसका आंसर। 20 अंक से कम, तो 20 यह है, 10 से 20, तो 20 अंक से कम है, 8 है, 7 है, ठीक है, 8 है, और यहां पर अगला क्या है? 5 है। तो 8 7 15 8 23 5 कितना हो गया? 28 है। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये 28 है। मैंने कहा 20 अंक से कम, तो ये आपका 15 कितना था? 15 से 20, तो हम पीछे गए हैं। 8 7 15 8 23 5 28 गुणे 100 बटा आप कर दो 40, क्योंकि कुल बच्चे कितने हैं? 40 है। आप 40 बच्चों की बात कर रहे हैं। 4 सते 28 होता है, 4 दहम में 40 होता है, शून्य हो गया। ये कितना हो जाएगा? देखिए आपके सामने कितना हो रहा है? 2 होगा सर, कौन सा? हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ये 2 होगा, गलती से लिखा मैंने। तो ये आपका एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जोड़ को थोड़ा स्पष्ट कर देता हूं। बिल्कुल ये 2 होगा। 8 7 15 15 8 23 2 25 है, तो क्या हो जाएगा भैया? 25। तो लिखिए 25 गुणे 100 बटा 40, ठीक है। 5 पचे 25, 5 अठे 40, 4 दूना 8, 4 25, पंचे 125 बटा 2 कर दीजिए, 62.5 आएगा। 62.5% छात्रों ने क्या किया है बताइए? 20 अंक से कम प्राप्त किए हैं, जो कि 62.5 आपने सही रिस्पॉन्स सभी ने देखा। आपने टोका कि यह 5 था, गलती से देखिए इसको उठा के यहां रखा गया था, जबकि इसको होना चाहिए था, बाकियों में सही था। 2 ऑप्शन, 2 को लेके जाते और ए ऑप्शन को राइट सोल्यूशन बनाते, जो कि 62.5 होगा। करेक्ट आंसर यहां पर हम लोग लेकर 20 से कम बोला हमने, 20 से कम, तो 20 से कम मतलब 20 के नीचे आ जाइए और उस हिसाब से राइट सोल्यूशन यहां पर दीजिए। 13वां प्रश्न देखिए इसी का, क्या बोल रहा है? 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। आप मुझे बताइए, 30 अंक की परीक्षा है, अगर 50% इसकी बात किया जाए तो 15 अंक होगा। इसने हमसे प्रश्न में क्या बोला है कि 50% से कम मतलब 15 से कम अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो 15 से कम भैया 7 है, 8 है और 2 है। 8 7 15 2 क्या होता है? 17 होता है। 17, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसने कहा है 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत बता दो। कितने लोग बता सकते हैं? प्लीज जल्दी से जल्दी उत्तर बता दीजिए। प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर 7 है 15 से कम, 7 है, 8 है, ये आपका कितना था? 0 से 5 था, 5 से 10 था, 10 से 15, 8 7 15 2 कितना हो गया? 17। 17 गुणे 100 बटा आप कर दो 40, कितना कर दो? 40, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 17 पचे 85 बटा 2 करिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। 42.5% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50% से कम अंक अर्जित किए हैं। 13वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका कितना है? 42.5, एकदम परफेक्ट है। आइए मैं अगले प्रश्न पर बढ़ूंगा। ये हो गया है मेरे ख्याल से 14 नंबर। एक और अच्छे प्रश्न पर आप फोकस होकर रिस्पॉन्स करिए। जो लोग दे सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि एक बार अच्छे से ध्यान से देखते हुए सभी प्रश्नों को आप लोग फोकस होकर समझते चलिए प्लीज। इनमें से कौन सी संख्या, जो संख्याएं आपकी दी गई हैं, पी की 5 की पावर पी और 7 की पावर क्यू, जहां पे एक बात इसने कहा कि p इज नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 का गुणांक नहीं है। मतलब अगर हम प्रत्येक ऑप्शन की बात करें, जो संख्याएं आपको दी गई हैं, आप चेक करिए
क्या इन संख्याओं को 5 की पावर p 7 की पावर की p के क्यों के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं? बस ध्यान ये देना है कि दोनों का मान 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने प्रत्येक को चेक किया जब, अगर हम सोचे इसकी बात करो 35 को, 35 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 की पावर 1 7 की पावर 1, यह तो होगा नहीं, कंफर्म है। 175 की बात अगर किया तो आपने देखा 7 दूना, अभी इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 7 पचे 35, मतलब 7 की पावर 1 5 की पावर 2, इसको भी नहीं लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए इसको भी। जैसे 1225 है, इसको फैक्टराइज किया 5 दूना 10 5 चौके 20 5 पचे 25, तो एक बार 5 से गया, फिर 5 चौके 20 5 9 45, मतलब ये भी अगर देखिए तो 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 हो रहा है। अंत में जब मैंने 100 735 को देखा, इसको देखा, तो अगर जैसे 735 को आप फैक्टराइज करेंगे तो आप देखिए कितना जाएगा। 735 को आप फैक्टराइज करके देखिए, 7 1 के 7 7 पचे 35, 7 15 बार, 5 तिया 15, मतलब इस 7 की पावर 2 5 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 भी हो रहा है, मतलब इसमें एक एडिशनल टर्म इन्वॉल्व है। अगर आप इसकी बात करो तो इसमें एक एडिशनल टर्म इन्वॉल्व है, बाकी जितने नंबर हैं वो केवल 7 और 5 के गुणांक के रूप में हैं। प्रश्न में पूछा है जो गुणांक नहीं है, जैसे इसको सोचा 735 तो कितना आ रहा है? 7 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, मतलब एक एडिशनल फैक्टर यहाँ पे बन रहा है, अर्थात इस डी ऑप्शन को हम इस प्रश्न का सही उत्तर बनाएंगे। ये देखिए मैंने फैक्टराइज किया, करके देखिए 1225, 5 से किया 5 दूना 10 5 चौके 20 और 5 5 पचे 25, फिर करिए 5 चौके 20 5 9 45, 7, मतलब ये 5 की पावर 2 कहां लिखा था? 7 की पावर 2 है, ये तो इसी के गुणांक के रूप में है ना। हमें तो उसको डिवाइड ढूंढना था जो इसका गुणांक नहीं है। यस नो में उत्तर बताइए तब आगे बढ़ूं। अभी समझ में आया कि अभी भी डाउट है? नहीं समझ पाए कि समझ पाए? कितने लोग समझ पाए? एक बार थोड़ा सा हमें स्पष्ट करके बताएं हाथ उठा के। तो कहने का सेंस था कि यहां पर जो 735 है उसमें एक एडिशनल टर्म 3 भी इन्वॉल्व था, इसलिए यह डायरेक्ट इसका गुणांक नहीं था, बाकी सब के सब इसके गुणांक थे। तो हम डी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। बहुत लोग यहां पर देखिए गलती कर रहे, 1225 बताए थे, अभी क्लियर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ता हूं। 14 के बाद हम 15वें पर आते हैं। आप सभी लोग इसका उत्तर देखिए। अब देखिए रेखागणित का प्रश्न आया, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। यदि किसी त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज है, उसका एक कोण 74 डिग्री है, कोई त्रिभुज है भाई, देखो ऐसे रहा होगा, कहा कि एक कोण 74 डिग्री है, यह 74 है मान लीजिए। आगे बढ़िए, देखिए लाइन को पढ़िए। दो अन्य आंतरिक कोणों के समद्वि, पहले एक चीज दिमाग में रखिए, जो दो, अभी आपको हर सब ये सारी बातें पता है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 होता है। क्या होता है? 180। अगर एक 74 हो गया तो जो बचे दोनों कोण हैं उनका योग क्या होगा? 74 घटा दीजिए, 10 से 4 6 हो गया, 106 हो गया। तो जो बचे दोनों कोण हैं उनका जोड़ 106 है, इसमें कोई समस्या नहीं किसी को। इनके समद्विभाजकों, देखिए प्रश्न पढ़िए, अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के बीच बना कोण ज्ञात करो। कन्फर्म, अर्थात ये कन्फर्म है कि इन दोनों का जोड़, अगर इन दोनों का जोड़ अगर 106 है तो इनके समद्विभाजकों का योग क्या होगा? 53 डिग्री होगा। होगा कि नहीं बताइए? इसका आधा कर दीजिए भाई, समद्विभाजक कर रहे हैं तो 106 का आधा 53 होगा। अगर ये 53 होगा तो इसका मान क्या होगा? कौन कौन बता रहा है? मैं कहूंगा भैया 180 माइनस 53 होगा। क्यों? 180 माइनस 53 कर दीजिए तो 10 से 3 7 हो गया, 7 से 2 5, 127 डिग्री होना चाहिए। क्या होगा बताइए? 127 डिग्री। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सहमत ही होंगे। यह 74 था, इनका जोड़ 106 होगा, बट इनके समद्विभाजकों का योग 53 होगा। यह शेष कोण 53 को 180 से घटा देने से 127 डिग्री होगा। आप समझ गए होंगे 15वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन। इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं सब लोग? किसी को दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। चलिए अपने से सब हम सोच लेते हैं, अपने से सोच लेता हूं। और इस प्रश्न को देखिए, एक अच्छा प्रश्न आपके सामने फैक्ट की तरह भी है, फैक्ट भी बताएगा। प्रश्न को हल करने में आपकी जो है मदद भी मैं करूंगा। पहले आप प्रश्न को खूब ध्यान से सुनिए, लिखा खूब है। जब लिखा खूब होता है तो दिमाग आदमी भी चकराने लगता है। चलो लेकिन फिर भी संतुलित होकर सुनिएगा।
एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 6 और 7 है। एक त्रिभुज भैया ऐसे रहा होगा कोई जनरली। देखिए मैंने कहा एक त्रिभुज है 5, 6 और 7 इसकी भुजाएं हैं। आगे बढ़ता हूं लाइन को लेके। ए बी को विस्तारित करने पर, जैसे मान लो इस त्रिभुज का नाम सपोज करिए ए बी और सी है। ए बी को विस्तारित करने पर किसी वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श करती है और ए सी को विस्तारित करने पर यह उसी वृत्त के बिंदु क्यू पर स्पर्श करती है। तो इसको हमने विस्तारित किया, इसको विस्तारित किया, तो एक वृत्त रहा होगा जिस पर दोनों जाके स्पर्श करी, मतलब ये पी पर स्पर्श करी और ये क्यू पर स्पर्श करी। अब ये वृत्त पूरा यहां डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, ऐसे वृत्त बढ़ गया होगा। समझ रहे हैं? अब आगे देखिए क्या बोला है कि ए क्यू की लंबाई बता दो, इसकी लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई बता दो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी जब वृत्त कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाने से अगर एक वृत्त बनता है, तो या ऐसे पहले एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर कोई वृत्त है तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर डाली गई जो रेखाएं छूती हुई जाएं वो स्पर्श रेखा होती हैं। और स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव बराबर होती है। अगर ये पीए है और पीबी है तो आपने पढ़ा होगा पीए बराबर पीबी, अर्थात मैं यहां से लिख सकता हूं भैया एपी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए क्यू। एपी बराबर ए क्यू, मतलब ए लेंथ इसके लेंथ के बराबर होगी। और इसी के अंदर मैं सॉल्व कर देता हूं। ए क्यू बराबर हो जाएगा ऐसी स्थिति में त्रिभुज की तीनों इफेक्ट है, नोट करिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई 2। अब अगर सभी भुजाएं क्या है, 5 है प्लस 6 है प्लस 7 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 6 11 7 18 बटा 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अर्थात ए क्यू की लंबाई 9 हो जाएगी। करेक्ट आंसर 9 होगा। 5 6 11 7 18 बटा 2 होता है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 9। 9 राइट सोल्यूशन है, ए ऑप्शन करेक्ट हल है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न सही उत्तर, कन्फर्म आंसर। हमारे सामने एक दूसरा प्रश्न है, बड़ा सिंसियर और गंभीर प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। बड़ा बड़ा गंभीर प्रश्न आप देखने जा रहे हैं तो गंभीरता आपको दिखानी पड़ेगी। इस गंभीर प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा मन लगा के। कोई दुकानदार 222 रुपए में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है। 222 रुपए में 222 रुपए में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है और उतनी ही संख्या में सेम अमाउंट में सेम क्वांटिटी में 225 के रुपए में 10 के मूल्य से, मतलब आप समझ गए होंगे जो प्रोसेस है। मतलब 222 रुपए में 12 रेट वाली नोटबुक खरीदा है और 222 रुपए में 10 के रेट वाला नोटबुक खरीदा है। यदि वह सभी नोटबुक 25-20% के लाभ पर बेचता है तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य बता दो। बहुत आराम से आप बता देंगे। देखिए कैसे बता देता हूं भैया। देखो यहाँ पर जो रेट था वो था 12, यहाँ पे जो रेट था 10। 12 10 को कटने वाली, मतलब इनके एलसीएम के बिहाफ पे एक संख्या ले लो 60। तो हम सीपी निर्धारित कर देंगे, क्रय मूल्य निर्धारित कर देंगे 12 पंचे 60, अर्थात 222 गुणे 5 कर दीजिए। सीपी टू हो जाएगा 225 गुणे 10 छके 60, 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, 5 दूना 10 एक 11, 6 पंचे 30, 6 दूना 12 3 15, 6 दूना 12 एक 13। कंफर्म है, दोनों का सीपी आ गया, दोनों की कॉस्टिंग आ गई। कितने लोग इसका समझ रहे हैं, एक बार कंफर्म करते जाइए। दो प्रकार के नोटबुक थे, पहले पे 222 खर्च किया है 12 के रेट से, दूसरे पर 225 खर्च किया है 10 के रेट से। मैंने कहा एक संख्या सोच लो 60 जो दोनों से कट जाए, उसके हिसाब से कॉस्टिंग कर लीजिए। तो कॉस्टिंग अब टोटल कितनी सही है, देखते जाइएगा कहीं गलती ना होने पाए। 2460 कॉस्टिंग है। अब 2460 अगर कॉस्टिंग है, अब इसको 20% के लाभ पे बेचना है तो 20% के लाभ। अच्छा ये बताइए एक का क्या होगा, अगर आप एक का निकालना चाहते हैं तो 60 60 120, एक का रेट क्या हो जाएगा, एक का रेट कितना हो गया 12। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 120 से, 2460 था ना, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना है 2460, अब 2460 तो टोटल कॉस्ट था। अगर हम एक का रेट निकालते हैं तो एक का रेट क्या हो जाएगा 2460 बटा 120, क्योंकि हमने 60 इसके मान लिए थे 60 इसके मान लिए थे। ये खत्म कर दीजिए, 12 दूना 24, शून्य बढ़ाइए 12 पंचे 60, 20.5 होगा एक का रेट। एक का रेट इतना है, इसको 20% के लाभ पर बेचना है तो 20.5 गुणे 20% का लाभ मतलब 1/5, अर्थात 5 के मूल्य वाले को 6 पर बेचना है, 6/5 कर दीजिए, गुणे भैया 15 कर दो। अब देखो 5 चौके 20, एक हो गया, इनको परस्पर गुणा कर दीजिएगा
कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। 300 कितना आ जाएगा, 369 आएगा। गुणा करके देखिए, 6 के 6, 6 चौके 24, गुड़े 15, 15 छक्के 90, कैरी 9, 15 चौके 60, 9 69 कैरी 6, 15 दूना 30 से 36, 369 आएगा यार। 60 क्यों बता रहे, कोई बताया था क्या? राइट सोल्यूशन कितना है, 369। करेक्ट हेल्थ 369 है। डायरेक्ट गुना भी हो सकता है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रश्न कितना उत्तर दे रहा है, 369। मैं फिर से समझाऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश भर करिए बस, केवल बस ध्यान से देखिएगा। आपके पास दो वैरायटी के नोटबुक हैं, खरीदने गए मार्केट से। एक का रेट 12 था और आपने 220 22 का नोटबुक खरीदा। एक का रेट 10 था, आपने 225 नोटबुक खरीदा। मान लो इसके 60 खरीदे, इसके भी 60 खरीदे। इसकी कॉस्टिंग 1110 आई, इसकी कॉस्टिंग 1350 आई। अब आप कहोगे सर 60 क्यों? क्योंकि एलसीएम 60 होता है। टोटल कॉस्ट इतना था, टोटल मतलब 120 नोट का। एक का क्या हो जाएगा, 20.5। इसको हमें 20% के लाभ पर अर्थात 6/5 से हमें मल्टीप्लाई करके बेचना था। ये देखो इतना हो जाएगा। जैसे 20.5 को अगर 20% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, एक नोटबुक कितने में, 15 को कितने में बेचेंगे, तो गुणे 15 कर देंगे, तो 369 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। समझ तो गए होंगे, इधर उधर के चक्कर में फंसे होंगे तो नहीं होंगे, बाकी तो समझ गए होंगे। दिमाग इधर उधर ना लगा करके चुपचाप फोकस करके प्रश्न को हल करते जाइए, समझते जाइए। अच्छा प्रश्न था, दिमाग से चलना चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए, दिमाग से नहीं दिमाग से चलने की बात होती है फिलहाल। आइए अगले प्रश्न की बात किया जाए। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। हर व्यक्ति क्या करता है बताइए, अपनी आय को दो भागों में बांट देता है। एक तो खर्च करता है, दूसरा क्या करता है, बचत करता है। तो रेणु ने भी यही किया। 100% मतलब 100 कमाया, उसने 30 बचाया, 30 बचाया और 70 खर्च किया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है, कंफर्म। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाए, अगर हम इसका 30% बढ़ा दें, तो 30%, 30 तिया मतलब 3 तिया 9, 39 हो जाएगी। अभी बचत कितनी हो गई, 39। समझ रहे हैं? उत्तर देने की कोशिश करिए, क्यों इतना स्लो हो गए अभी सब लोग? आप लोग जब आता है तब भगते हैं, जब उसके पहले रुक जाते हैं। पेन कॉपी चल रही है कि बस फोन चल रहा है? 39 हो गया। और बताइए, उसका व्यय 25% बढ़ जाए, 70 का 25% बढ़ा दीजिए, तो 25% भैया एक चौथाई होता है। क्या होता है, एक चौथाई। अगर एक चौथाई हम बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा आप बताइए, इसका एक चौथाई हो जाएगा 87.5। जैसे मतलब एक चौथाई सेंस ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, आपको जो है जैसे 1/4 कर दें, तो 4 एके 4 हो गया, 4 सते 28, 17.5 हुआ, जोड़ दिया तो 87.5 हो गया। अब इसने पूछा रेणु की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि, तो पहले आय बताओ क्या होगी, जोड़ दिया इसको तो 100 कितना होगा, 26.5। जोड़ के देखिए, आय अगर इनिशियली 100 थी, 100 से 126.5, तो कोई परसेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। 26.5% की वृद्धि उसकी आय में हुई है। 26.5, किसी को डाउट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं है, सबने किया, बहुत अच्छी बात है। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन ले लीजिए और अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ चलिए। 19 नंबर, ये देखिए एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। मैं समझाता हूं, मन लगा के अगर समझेंगे तो समझ में आएगा, और ध्यान से ऐसे प्रश्नों को जरूर कर लीजिए, जिससे कि हम सभी यहां पर इन प्रश्नों को अगर एग्जाम में फेस करें तो उत्तर दे के आए। प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को केंद्र मानते हुए बनाए गए हैं। तो पहला फोकस आपका समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। हाँ, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर, इसको ध्यान से देखिए सब लोग। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को केंद्र, मतलब यहां से अगर प्रत्येक को शीर्ष को केंद्र मान करके त्रिवृत्त बनाए गए हैं, और हर वृत्त की त्रिज्याएं 4 है, जैसे ऐसे बनाया गया होगा, ऐसे ऐसे, ये देखिए वृत्त बना दिए गए। इसने कहा जो प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, तो मतलब अगर इसको ना भी दिया होता तब भी मान लेते कि त्रिज्या 4 ही होगी। अगर ना दिया होता तब भी मानते त्रिज्या 4 ही होती। अब इसने हमसे एक बात कहा है, तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल बता दो जो कि वृत्तखंडों से आच्छादित नहीं है। मतलब इसका एरिया आपको बताना है, जो बीच का भाग है इसका एरिया आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, ए मतलब सबसे पहला फोकस आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। √3/4, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या होगा, 64। मतलब √3/4 गुणे 64,
4 16 चौके 64 अर्थात 16√3। एरिया क्या हो गया त्रिभुज का 16√3। अब जो ये अलग-अलग सेक्टर हैं इनका एरिया निकाल लीजिए और इन सेक्टर में आप देख रहे हैं 3 सेक्टर हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अच्छा एक चीज मुझे थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बता दो, यहाँ पे कोण कितना बनेगा? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने के होते हैं? 60 के होते हैं। अर्थात अगर एक वृत्तखंड की बात करें तो एक वृत्तखंड अर्थात इसका अगर हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले तो 60/360 रूल होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर वर्ग। तो पाई आर वर्ग मतलब 4 का वर्ग क्योंकि त्रिज्याएं कितनी है 4 4 हैं तो 16 हो जाएगा। ये देखिए 6 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा कुल मिला के अगर सोचो पाई गुणे 16/6 है और एक नहीं है 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए इसको और 3 दूना 6 है 2 अठे 16 है मतलब 8 पाई हो गया। अगर सोचो तो ये जो अलग अलग हैं ये मिलकर के 8 पाई है। हमें अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा 16√3 माइनस 8 पाई। अगर मैं 8 कॉमन कर लेता हूं तो बचेगा 2√3 माइनस पाई। 2√3 माइनस पाई कहीं पर है? हाँ है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है जो आप लोग देख सकते हैं। बी ऑप्शन समबाहु त्रिभुज से अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बेसिकली कह सकते हैं जैसे आप 60 60 180 बहुत बढ़िया। एक कोई कमेंट अभी किए थे अर्धवृत्त घटा देंगे 180 है बहुत बढ़िया। तो कर दिया आपने आधा वृत्त सही बात है। तो फिलहाल ऐसे सोच लीजिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है 1/6 है और पाई आर वर्ग है उसके हिसाब से हमने 3 से गुणा कर दिया 8 पाई हो गया। 16√3 से अगर 8 पाई घटा देंगे तो हमें जो आच्छादित भाग नहीं है उसका क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। राइट सोल्यूशन आपके सामने है 19 का डन आंसर आपने कंफर्म कर लिया है। करते चलिए रुकना नहीं है बोर मत होइएगा सब लोग चुपचाप पढ़िएगा। आज जो है आपको अच्छे से पढ़ा मतलब अच्छे से क्या पढ़ाना सबको जो है मन लगा के पढ़ते जाइएगा नहीं तो फिर जो है पनिशमेंट का भी एक प्रश्न रखा गया है। प्रश्न क्या कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो चुपचाप पढ़िए सभी लोग उत्तर देते जाइए। अगला देखिए त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजाओं एबी और एसी बिंदु हैं। यस त्रिभुज के वृत्त वाले को ही क्यों घटाएं क्योंकि बीच का जो रीजन सैडेड नहीं था उसी को फाइंड करना था। यस अगर देखिए यहां पर एक त्रिभुज है आपके सामने त्रिभुज इसका नाम है एबीसी। हाँ त्रिभुज का नाम क्या है एबीसी पढ़ते जाइएगा। एबी और एसी पर दो बिंदु हैं एबी और एसी पर दो बिंदु हैं डी और ई। डीई समांतर बीसी है डी समांतर क्या है बीसी है। बीसी बराबर 8 है और डी बराबर 5 है। एडीई इसका क्षेत्रफल इसका जो एरिया है वो आपका कितना दिया है 45 दिया गया है। हमसे पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फाइंड करना है। त्रिभुज एबीसी का एरिया फाइंड करना है इसका एरिया। आपने पढ़ा होगा कि अगर एक से किसी त्रिभुज के कॉम्बिनेशन में मैंने इसको बहुत गंभीरता से पढ़ाया है आपको ये चीज मैंने बताया है। इस स्थिति में जब ऐसे कोई त्रिभुज का कॉम्बिनेशन बनता है जहां पर ये समांतर होता है तो एक कॉमन कोण और यह इसके बराबर और यह इसके बराबर क्योंकि जो है दो समांतर रेखाओं को के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट है। मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी समरूप होगा सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी से पहले आपको दिमाग में रखना है कि दो त्रिभुज जो बने हैं ट्रायंगल ए डी बी वो सिमिलर होगा त्रिभुज एबीसी के। अर्थात ये जो छोटा वाला है इस पूरे बड़े वाले के समरूप होगा। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं और ऐसी दशा में जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है मैंने इसको खूब डीप से पढ़ाया है। इसका क्षेत्रफल देखो कितना दिया है 45 और इसका क्षेत्रफल हमको मान लेते हैं कि x मतलब ये दिया है। अब इनकी भुजाएं सोचिए इसकी भुजा 5 का वर्ग हो जाएगा और इसका 8 का वर्ग हो जाएगा 8 का वर्ग हो जाएगा। अर्थात मैं लिख सकता हूं 45/x बराबर 25/64। 5 पचे 25 5 पचे 25 5 9 45 यहाँ पर 5 है 64 गुणे 9/5 कर दीजिए 64 गुणे 9/5 करिए 9 चौके 36 कैरी 3 9 छंग 54 57 9 छंग 54 57/5 करेंगे 5 1 के 5 5 1 के 5 2 5 पचे 25 115.2 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है 115.2 सही है। यस
तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है। एरिया थ्योरम मैंने क्लास में पढ़ाया है, यूट्यूब पे पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर एरिया थ्योरम से कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो इस प्रश्न को हमने यहाँ पर मतलब इसके कॉन्सेप्ट को पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। कब कब समरूपता कैसे निर्धारित होती है, क्षेत्रफलों में संबंध क्या होता है, भुजाओं में संबंध क्या होता है, परिमाप में संबंध क्या होता है, इन सब को देखते हुए आप अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि पाई चार्ट का है। आइए, दिया गया पाई आरेख, पाई चार्ट एक महीने में किसी परिवार के व्यय का डिग्रीवार विवरण दर्शाता है। परिवार की कुल आय 43,200 है। विभिन्न व्यय में व्यय की गई राशि डिग्री में दी गई है, अलग अलग। हमको एक एक को देखना है और जो भी निर्धारित जरूरतें हैं उसके हिसाब से पूरा उत्तर देना है। किराए पर व्यय की तुलना में खाद्य पर व्यय कितना प्रतिशत है? किराया भैया 70 है और खाद्य 105 है। किराए की तुलना में हमसे बोला गया है जो खाद्य पर व्यय है कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान से देखिएगा, शब्दों को जरूर समझिएगा। जैसे कुछ समझ में आ रहा है, 10 सत्ते 70 है, 10 नहीं 7, 7 दहम में 70 है, 7 15 में इतना है, 5 दूना 10 है, 5 तिया 15 है। कितना ज्यादा है इसकी तुलना में बताइए। जैसे अगर सोचिए इसकी तुलना में 1 ज्यादा है, 1 गुणे 100/2 कर दीजिए, 50% ज्यादा है, जो डी ऑप्शन में आपको दिया है। 21वें का राइट सोल्यूशन है, हल कर लीजिए और अगले प्रश्न पर आप मेरे साथ बढ़ चलिए। अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग बता दिए, अगर ये टोक दिया तभी तो सोच रहे दिमाग कहाँ चला गया। हाँ, 8 4 12 125 होगा ना ये, कहाँ आएगा ऐसे करेंगे तो। ये कितना है, 105 है। चलो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 एक के 5, कंफर्म है। अब देखिए हमसे बोला है खाद्य पर खर्च की गई राशि, मतलब 21 गुणे 100 बटा आप कितना कर दो 25, 25 चौके 100 है, 21 चौके 84 है। कितना प्रतिशत है? 84। ए ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 84 होगा, 60 नहीं होगा, 84%। हाँ, 145 थोड़ी हो जाएगा। 100 होता, 45 होता तब तो 145 होता। फिलहाल 84% राइट सोल्यूशन है। 22 आपने डन कर दिया है। 23 पर आ गए हम लोग यहाँ पर। यदि परिवार 1,44,000 रुपए का इसका व्यय हो तो शिक्षा पर कितना व्यय है? मतलब अगर एक दूसरी स्थिति हमारे सामने बन गई, परिवार का व्यय अगर मान लो 1,44,000 है, तो शिक्षा क्या है? 60 डिग्री है। आप जब प्रतिशत करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में लाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। शिक्षा अगर 60 है तो 60 को 360 से भाग कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट इसमें 360 होता है, गुणे 1,44,000। कन्फर्म? ये शून्य तो खत्म, 6 6 के 36 होता है, 6 से डिवाइड करिए। 6 दूना 24, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 24,000 रुपए शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया है। स्पीड से उत्तर आना चाहिए, भगना नहीं चाहिए आप लोग को। खाना पीना बाद में खाइएगा, मेरे साथ खाइएगा। मेरे साथ का मतलब जब मैं खाऊंगा, तो साथ में नहीं कि टेबल साथ में लगी। अभी केवल चुपचाप पढ़िए। कुछ लोग जो है साथ में खाना खा रहे हो तो मत खाएं, बंद कर दे। अभी ठंडी खाना ठंडा खाएं, लेकिन बाद में। पहले पढ़ लें, पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद खाना पीना शुरू करें। अगला प्रश्न मेरे साथ है, क्या कि चाहते हैं आप लोग बताइए कितने प्रश्न कराए जाएं? 50 तो मेरा थे है कराने का। खा के बैठे हैं, ये देखिए अलगी है। खा पी के बैठे हैं, तब तो अच्छा है, लेट जाओ फिर। हाँ, इसको देखिए। लाइव यहीं पे खाना खाते हैं। हाँ, सोमवार से करेले की सब्जी और रोटी, ठीक है, यही से करते हैं। चलिए देखिए, इसको समझिए। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस था, गुणे 3 कर दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। मंगलवार से गुरुवार, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे का जो एवरेज है 34 डिग्री था, 34 गुणे 3 कर दो। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार का 37 था एवरेज, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का 34 डिग्री था। उसमें से गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान की तुलना में 4/5 था। ठीक है, तो गुरुवार का तापमान क्या होगा बताइए, कौन कर सकता है? 3 सते 21, 3 तिया 9 2 11, 111 हो गया। 3 चौके 12, 3 तिया 9 1 10, 102 हो गया। इनका डिफरेंस कर दीजिए, तो डिफरेंस कितने का है? अंतर 9 का। क्यों करता हूं? क्योंकि यहां भी मुझे अंतर ही करना है। अंतर करेंगे तो देखिए, ए इससे खत्म, ए इससे खत्म। मंडे और थर्सडे का जो अंतर है वो 9 का है।
मंडे और थर्सडे का मतलब सोमवार और गुरुवार का अंतर है 9 का। इसने कहा, पढ़िए लाइन को, गुरुवार का जो तापमान है सोमवार की तुलना में 4/5 है। मतलब गुरुवार और मंगल सोमवार, सोमवार अगर 5 होगा तो 4 होगा, क्यों? पढ़िए, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो गुरुवार भैया 4 है और सोमवार 5 है। अनुपातिक अंतर 1 का है, एक्चुअल अंतर 9 का है। 1 बराबर 9 कर दीजिए। गुरुवार का तापमान बता दीजिए। गुरुवार का तापमान 9 गुणे 4, 4 बराबर 36। 1 बराबर अगर 9 है तो 4 बराबर 36 है। 36 डिग्री सेल्सियस था। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन था। कितने लोग बता रहे हैं? वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स। अरे वाह, सबका सही है। अभी तो सबका सही है, थोड़ी देर पहले तो आप लोग खाने पीने की चर्चा कर रहे थे। 25वां राइट सोल्यूशन है। यस, करेक्ट आंसर है। आप सभी ने रिस्पॉन्स सही किया है। अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। 24 डन हो चुका है। 25वें पर आइए। आइए देखा जाए 25 नंबर क्या है प्रश्न, कैसे किया जाएगा, सारी बातें मैं आपको बताता हूं, सुनते जाइएगा। किसी परीक्षा में 84 छात्रों, लड़कों और लड़कियों का औसत अंक 95 है। मतलब टोटल जो है किसी परीक्षा में वो 84 भाई छात्र हैं, जिसमें बॉयज हैं गर्ल्स हैं। इनका जो एवरेज अंक था, मतलब कोई परीक्षा हुई थी उसमें जो एवरेज अंक इनको जो मिला था वो आपको मिला था 95। कितना मिला था भाई? 95। लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल 84 थी, एवरेज नंबर 95 था। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 10-11 का था। मतलब लड़के अगर 10 थे तो लड़कियां 11 थी। लड़के अगर 10 थे तो लड़कियां 11 थी। 11 10 21 होता है। 21 बराबर अगर आप 84 करेंगे, 1 बराबर 4 होगा। बॉयज अगर 10 हैं तो लड़के 40 हो गए। गर्ल्स अगर 11 हैं तो लड़कियां 44 हो गई। यहां तक किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए। लड़के 40 हो गए, लड़कियां 44 हो गई। आगे बढ़िए। लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 20% कम है। लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से, भाई देखो, लड़कों की संख्या 40 है, लड़कों की संख्या 40 है, लड़कियों की संख्या 44 है। लड़कों का औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 20% कम है। तो अगर लड़कियों का यन है तो यन से गुणा कर दीजिए। तो लड़कों का 4/5 एन होगा। 4/5 एन होगा। दोनों को जोड़ दीजिए और यहां पर औसत कितना है? 95 है। 95 गुणे संख्या कर दीजिए जो 84 है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हमने कहा लड़के 40 थे, लड़कियां 44 थी। लड़कियों का औसत अगर एन है, लड़कों का 4/5 एन होगा। टोटल 95 था, गुणे 84 कर दीजिए। ठीक है, आप सही कर रहे हो। देखो, 5 अठे 40 है, 8 चौके 32 है। तो एन अगर मैं कॉमन कर लूं तो 32 प्लस 44 है बराबर 95 गुणे 84 है। तो यन गुणे 4 2 6 4 3 7 19 चौके 76 है, 19 पचे 95 है। 4 से कर दीजिए, 21 पंचे 105 है। मतलब लड़कियां जो हैं, अगर सोचा जाए लड़कियों का एवरेज 105 है, लड़कियों का एवरेज क्या है? 105 है। तो लड़कों का क्या होगा बताइए? 105 गुणे 4/5। 5 21 21 चौके 84। कितना होगा बताइए? 84। लड़कियों का और एवरेज अगर 105 है तो लड़कों का क्या होगा? 84 होगा। अभी निकला 84 सही है। ध्यान से देखिएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अब मन लगा के पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाता है। इसको देखिए, अच्छा प्रश्न ये भी है, कंफ्यूज ये भी करता है। कंफ्यूजन कुछ इस प्रकार से है। हाँ, थकना अकना मना है, थकना नहीं चाहिए। आप लोग को मेहनत करनी चाहिए। खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। जो खाद्य का तेल है, बेसिकली जैसे जो ऑयल यूज करते हैं हम लोग, तेल सरसों का और आलमंड्स का, इन सब चीज, आलमंड्स का नहीं, जो खाने के लिए बनता है, हाँ, 25% उसका रेट बढ़ जाता है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी कर देती है। मतलब वो सोचती है कि बजट हमारा मेंटेन रहे, इसलिए 20% उसने कम कर दिया। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने, भाई जब उसने बजट मेंटेन ही कर दिया तो कहां पे उसका जो है व्यय में वृद्धि होगी? बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 माइनस 20 माइनस 25 गुणे 20 बटा 100। 5 हो गया, 20 पंचे 100, 5 पचे 25, 5 माइनस 5, उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं होगी, 0% की वृद्धि होगी। और उसने साफ साफ सब कुछ वही कर दिया जो बजट मेंटेन करने के लिए किया। ऐसे दरअसल प्रश्न ऐसे बनता है कि मान लो ऐसे कहा जाता है
कि 25% अगर वृद्धि हो जाती है, सुनिए क्वेश्चन को घुमाया कैसे आता, आसान कैसे था और घुमाया कैसे गया। 25% की वृद्धि हो गई तो हम अपने खर्चों में कितने प्रतिशत की कटौती कर दें कि हमारा खर्च पूर्ववत बना रहे। तो सुषमा ने पहले से दिमाग लगाया और अगर रेट बढ़ा 25 तो उसने अपने खर्चों को पहले से 20% घटा दिया। उसका खर्च ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम हो गया और खर्च उसका जो है यहाँ पर जीरो, मतलब एक तरह से उसके खर्च में कोई वृद्धि नहीं हुई, बजट मेंटेन है। तो जीरो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल माना जाएगा। कन्फर्म है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। 26 हो गया है, 27 पर आता हूं। ये देखिए एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, ध्यान से देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। जो लोग कर सकते हैं करिए। 27 देखो, 50 टोटल है, 50 टोटल है। आप कहो तो हम जैसे कहोगे उस रेट उस अकॉर्डिंग करा जाएगा। 30 कहोगे 30 करेंगे, 40 कहोगे 40, 50 कहोगे 50। हम तो 50 की जिम्मेदारी लेके आए हैं, आप जैसा कहो उस हिसाब से किया जाए। उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 12 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 5 आए। 3 अंक की संख्याओं की बात किया जाए, 30 कर दिया जाए, टोटल 50। अरे वाह! चलिए देखते हैं। 3 अंक की संख्याओं की बात करो तो 100 से शुरू होता है, 999 तक जाता है। ये सब 3 अंक की संख्या होती है, 3 अंक की संख्या होती है। आइए देखा जाए। चलिए इसको समझते हैं। पहली वह संख्या जिसे 12 से भाग करने पर, ठीक है, 12 से भाग करने पर शेषफल 5 आए, तो 12 ठे 96 होता है। 2 अंक में 12 ठे 96 होता है। 96 में अगर 5 जोड़ दो तो 101। तो पहली संख्या भाई 101 होगी। पहली संख्या क्या होगी? 101। समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरी संख्या 12 जोड़ दीजिए, 113 होगी। फिर 12 जोड़ दीजिए, 125 होगी। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अंतिम की बात करूं तो ना 996 होगा, जिसको 12 से भाग करिए देखिए, तो 12 अट्ठे 96 और 12 तिया 36 से भी कट जाएगा। इसके पहले अगर सोचा जाए, जैसे अगर हम बात करें तो 987 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 987 आना चाहिए। जैसे अगर इसके पहले हम लोग सोचते हैं तो 989 होगा, सॉरी 989। मेरे कहने का सेंस था कि जैसे इसके पहले 996 होता है, 996 मतलब 1001 अगला भी होगा। जैसे यहाँ पर 101 होता था, ऐसे 1001 होगा। उससे हम लोग यहाँ पर घट करके कितने हो गए? 989। 12 घटा दीजिए। पहली संख्या ए हो गई फर्स्ट और अंतिम संख्या ए हो गई। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि पहले यन निकाल दे, क्योंकि योग पूछा है। योग के लिए क्योंकि ये श्रेणी जो बनकर आ रही है वो समांतर है। आप देखिए ध्यान से, जिसमें पहला पद ए है, सार्वंतर 12 का है, हाँ, अंतिम पद 989 है। जब पहला पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, तो पदों की संख्या भी प्रश्न पूछने पर बेस्ड हो जाता है। तो पदों की संख्या यन बराबर मैं आपको बताऊं, अंतिम पद 989, ध्यान से देखिएगा, माइनस पहला पद 101 बटा सार्वअंतर प्लस 1, इससे पदों की संख्या पता चल जाती है। कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आपको क्या करना चाहिए? अंतिम पद माइनस पहला पद डिवाइड बाई सार्वअंतर प्लस 1 कर दीजिए। तो हल करके देखेंगे, 9 में से 1 निकला 8, 8 और 8 बटा 12 प्लस 1, 12 सते 84, 12 चौके 48 प्लस 1, अर्थात हो गई संख्या 75। मतलब कुल इस तरह की 75 संख्याएं होंगी। अब एक बात और समझिएगा, अगर मान लो हमें एक समांतर श्रेणी दी जाए और उसमें पहला पद हो, अंतिम पद हो, पदों की संख्या हो, तो योग का सूत्र नोट कर लीजिए सब लोग, n बाई 2 लिख लीजिए, a प्लस एल। ए मतलब पहली संख्या, एल मतलब अंतिम संख्या। तो लिखिए 75 बटा 2 प्लस अब गुड़े 101 प्लस 989। हल कर डालिए इसको। लिखिए 75 बटा 2 है ही है, 9 एक 10, 8 एक 9, हाँ 8 9 एक 10, सही है ना? इसको अगर हम हल कर डालें, सॉल्व कर डालें, तो यह हल होकर के आपका कुल मिला के कितना हो जाएगा बताइए? 40,875। 40,875 होगा सी ऑप्शन, राइट सोल्यूशन होगा। जैसे आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 पंचे, इसको इससे गुणा कर दे तो यहाँ पर 40,875 राइट सोल्यूशन होगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया है। यस, फार्मूला बेस। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे अगर आप इन सब पे फोकस करेंगे ना तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और चाहिए देखिए, 3 अंक की संख्या, 12 से कटकर शेषफल आपको 5 दे, 101 से प्रारंभ करो, 989 पे एंड करो, यन निकल गया। यन का सूत्र दिमाग में रखिए। अगर समांतर श्रेणी दी गई है, पहला पद है, अंतिम पद है, तो अंतिम पद माइनस पहला पद डिवाइड बाई सार्वंतर प्लस 1, यन निकल गया। योग निकालने के लिए प्रश्न आपने देखा, सूत्र देखा, पहला पद अंतिम पद दिया हो तो योग निकालने का सूत्र हो जाता है n बाई 2 a प्लस एल। आप कर डालिए, उत्तर आपके सामने है, कर सकते हैं।
27 का सी, बहुत बढ़िया। रिएक्टिव रहिए, रिस्पॉन्स दीजिए, सब लोग अच्छे से करिए। आइए इस प्रश्न को तो आप कर सकते हैं बहुत चुटकियों में। कितने लोग कर सकते हैं थोड़ा मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताइए प्लीज। क्या है 17 5 6 1 6 का घनमूल? इसका जो घनमूल है वो 56 है। ये ऐसे पैटर्न दे देता है, इसका घनमूल 56 है। अब पूछा क्या है देखिए, पूछा है इसका घनमूल, इसका घनमूल, इसका घनमूल। जब देखिए नॉर्मल इंटीजर नंबर है, घनमूल 56 है, दशमलव का उपयोग कराएगा तो घनमूल निकालना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम मानते हैं इसका भी 56 ही होगा, नीचे वाले का भी 56 होगा, अगले का भी 56 होगा। पहले मान लीजिए सब 56 ही होंगे। बस फर्क क्या रहेगा ना कि अगर घनमूल है, दशमलव का स्थान हमेशा 3 के मल्टीपल पर निर्धारित होता है। मतलब देखो यहाँ 3 अंक पे है, यहाँ 6 अंक पर है, यहाँ पर 9 अंक पर है। तो 3 अंक की वजह से 1 अंक पर दशमलव लगेगा, 6 अंक की जगह पर 2 अंक पे दशमलव लगेगा, और जो है 9 के लिए 3 अंक पर दशमलव लगेगा। 3 से भाग कर दिया करिए। अब इनको जोड़ दीजिए, 5.6 0.56 0.056 जोड़ दीजिए। 6 6 5 11, 6 5 11 एक बार 6.216। राइट सोल्यूशन सी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 28 नंबर देखिए, अगला नंबर देखिए 28 हो गया। 28 डन है, किसी को समस्या नहीं है। आइए अगला प्रश्न किया जाए। 29 नंबर पर पहुंचिए। 29 नंबर पर मन लगा के उत्तर दीजिए सभी लोग। 29 नंबर आपके सामने है बोर्ड पर, आप सब लोग ध्यान से देखिए। गणेश अपनी बचत का 24% वृद्धाश्रम में, बचत का 25% अनाथालय में और बचत का 27% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। देखिए ऐसे व्यक्ति होते हैं, सब दान कर देते हैं। 100 रुपए अगर कमाया या 100% कमाया तो 24% उसने वृद्धाश्रम में दे दिया, 25% उसने दे दिया अनाथ आश्रम में, और फिर उसने 27% दे दिया चिकित्सा आश्रम में। चिकित्सा के लिए सहायता फाउंडेशन कर दिया, दान कर दिया। कुल मिला के जोड़ दीजिए 25 24 49 27 76। 76% बेचारा दान कर देता है अपनी इनकम का। अब 76% दान कर देने के बाद उसकी बचत क्या होगी आप मुझे बताइए? केवल 24%। 100 में से निकाल 24% बचत होगी। इस 24% का मूल 9600 रुपए है। बचत की शेष राशि 9600 रुपए है, बैंक में जमा कर दिया उसने। गणेश का वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन का 80% उसकी बचत की राशि है। अब ये वेतन नहीं है, उसने अपनी इनकम से अपनी बचत का, देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 24% का मान कितना है? 9600 है। 24% का मान 9600 है। यहां से अगर आप 100% निकालेंगे ना तो उसकी बचत आएगी। 100% क्या आएगी? उसकी बचत आएगी। तो 24 चौके 96, 400 हो गया। अगर इसके सोचा जाए 40,000 उसकी बचत है, ये उसकी बचत है। लेकिन ये बचत जो है इनकम का केवल 80% है। ठीक है, बचत जो है इनकम का 80% है, तो मैं कहूंगा 80% बराबर है 40,000। तो 100% कितना होगा आप बताइए? 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 10 बार, 10,000 गुणे 5 कर दीजिए, 50,000 रुपए। ये 50,000 राइट सोल्यूशन होगा। जो डी ऑप्शन है 29 नंबर का करेक्ट हल है। प्लीज सभी लोग नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं। बचत का, बचत 80% है इनकम का, वेतन का। तो वेतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर 80 को फिर 100 में ले जाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर आपके सामने है। 29 नंबर आपने डन कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं 30 नंबर पर। आइए इस प्रश्न को देखिए। यदि 11 प्रेक्षणों की माध्यिका 45 है, 11 प्रेक्षण है, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, जिनकी माध्यिका 45, 11 प्रेक्षणों की माध्यिका 45 है। यदि प्रेक्षण में 25 को 36 से बदल दिया जाता है, 25 को 36 बना दिया जाता है, मतलब बेसिकली 25 लिया था तो 25 से 11 बढ़ा के उसको 36 कर दिया, तो नए प्रेक्षणों के समुच्चय की माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी? ये मुझे थोड़ा सा बताइए, कितने लोग उत्तर कर सकते हैं? हाँ, मैंने कहा कि 11 प्रेक्षणों के, अभी कोई अगर ये सोच ले कि माध्य, अच्छा देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे पता है, इसको माध्य समझ लेंगे, और अक्सर ऐसा प्रश्न जो पूछा जाता है 90% वो माध्य के बिहाफ पर सोचा जाता है। तो आप में से देखिए एक बताने वाले बहुत लोग हो गए, जो कि गलत है। अगर आप एक बता रहे हो तो गलत है। एक तो माध्य के भी हाफ पर आएगा भाई, एक तो माध्य के भी हाफ पर आएगा। जब आप इसे गुणा करेंगे 11 पच्चीस 55, 11 चौके 44, 44 पांच 49, और अगर हम लोग 11 बढ़ा देते हैं ये हो जाएगा 5 1 6 9 1 10, और 506 बटा आप करोगे कितना? 11 थे, 11 चौके 44, 11 छके 66, तो आप कहोगे सर 45 से 46 एक बढ़ गया। ये तो माध्य पर बेस है, माध्यिका पर बेस नहीं है।
माध्यिका पोजीशन पर बेस्ड होता है। 11 अगर प्रेक्षण थे, बात समझिएगा, 11 प्रेक्षण थे, जिसमें अगर माध्यिका की बात करा जाएगा तो 11 प्लस 1/2 मतलब छठवीं वैल्यू होगी। क्या होगी? छठवीं वैल्यू। तो छठवीं वैल्यू आपका क्या था? 45 था। 25 को 36 बदल देने से 45 से कम ही तो है, कोई फर्क नहीं होगा। ए ऑप्शन राइट सॉल्यूशन होगा। यहां पर जीरो राइट सॉल्यूशन माना जाएगा। 11 11 मत करिए, माध्य थोड़ी है, माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। आप जी एक लगा के आइएगा ऐसे गलत करके, तो एक लगाने से गलत हो जाएगा। जीरो, क्योंकि ये पोजीशन बेस्ड एवरेज है, कोई ये माध्य वाला प्रश्न नहीं है। और मैं बता तो रहा हूं ना, ऐसा प्रश्न जो बनता है 90% माध्य देता है, तो कंफ्यूजन देने के लिए माध्यिका दिया गया है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों ने एक बता दिया है। एक बताकर चलेंगे तो गलत ही करके आएंगे आप। कंफर्म है? तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन जीरो होगा, क्योंकि आप समझ रहे छठवीं वैल्यू जो होगी वो माध्यिका होगी। 45 से कम ही है, 25 की जगह 36 रख देने से फर्क क्या होगा? एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने सही किया है। अगर जीरो लगाया है, जितने लोगों ने, अच्छा कुछ लोग होते हैं जीरो दिमाग में चल रहा है लेकिन सोचेंगे सर क्यों बताऊं, कैसे बताऊं, पता चला सब एक कर रहे हैं। डिटेल में करवा दूं? सचिन कह रहे हैं। क्या डिटेल जानना चाहते बताइए। माध्यिका मतलब क्या होता है? माध्यिका मतलब पोजीशन होती है। अगर प्रेक्षण 11 है, हाँ, मेरी बात बताइए, समझिए, अगर प्रेक्षण 11 है तो माध्यिका क्या होगी? 11 प्लस 1/2 मतलब 12/2 अर्थात छठी वैल्यू होगी। आरोही क्रम में लिखा है आपने, छठी वैल्यू को आपने माध्यिका बताया और 45 बताया है। अब उसने कहा 25 को 36 से बदल दिया गया है, तो 25 को 36 कर दो, 36 को 25 कर दो, दोनों 45 के पहले ही तो हैं। उससे क्या हो जाएगा? उससे कोई फर्क होगा? नहीं होगा। 45 अपनी जगह बना रहेगा, उसकी माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन जीरो होगा। आप समझ गए होंगे तो समझ ही आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्लियर है? चलिए हम 30 पर आज की क्लास को रोक देते हैं, और अगली क्लास इसके आगे मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा अगले दिन। तो मतलब इसके आगे के प्रश्नों को जो है हम लोग जो है, अभी देखो ये प्रश्न सीट है, मैं पूरे 50 प्रश्न आपको दे दूंगा। 50 प्रश्नों की सीट को हल करिएगा। देखिए अगली तालिका है, 50 प्रश्नों की सीट मैं आपको दे दूंगा, 50 प्रश्नों को करिएगा, लेकिन 30 प्रश्नों पर इस सेशन को मैं यहीं पे रोक देता हूं। आप लोग इतना ही करिए। जिनको जो है खाना पीना है, खाना पीना खाइए, आराम करिए, रेस्ट करिए, दिमाग को शांति में रखिए, और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन में लग जाइए। आशा करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिएगा। अपने कमेंट, फीडबैक, सुझाव वीडियो के नीचे जरूर प्रेषित किया करिए, जिससे कि हमें एक एनर्जी मिले, हमें भी लगे कि हमें आगे क्या करना है। बचे प्रश्नों के साथ आगे 30 और जोड़कर अगले सेशन में मैं फिर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट।